नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यश तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ राहु केतु राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 18 मई 2025 को राहु एवं केतु अपने राशि को परिवर्तित करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, ये दोनों ही ग्रह वक्र गति से चलते हैं और 18 मई को राहु मीन राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ केतु कन्या राशि को छोड़कर के सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन प्रभाव क्या फल को लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि, इस विषय पर आज के इस कार्यक्रम में हमारी बृहद चर्चा होने जा रही है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि ये गोचर का कार्यक्रम है और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं तो ये गोचर यदि बुरा है तो भी आपके लिए कुछ हद तक अच्छा जाता है, और यदि गोचर आपके लिए अच्छा है तो ये आपके लिए गोचर बहुत अच्छा जाता है। परंतु यदि आपकी दशाएं इत्यादि अच्छी नहीं चल रही हैं तो गोचर यदि मैं अच्छा भी बता रहा हूं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत श्रेष्ठ परिणाम नहीं लेकर के आ पाता, और यदि गोचर का प्रभाव आपके लिए अशुभ है तो ये आपके लिए अत्यधिक अशुभ होकर के देखने में आपको मिल जाता है। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप किसी एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज इस चैनल पर चलती है उस पर अपनी डिटेल्स पोस्ट करके, जिस तरह से उस वीडियो में बताया जाता है उस तरह से पोस्ट करके भी आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन यूट्यूब के माध्यम से निःशुल्क रूप से करा सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आप सभी दर्शकों से एक निवेदन और करूंगा कि आप इस राशिफल के कार्यक्रम को अपनी चंद्र राशि, साथ ही साथ अपनी नाम राशि और लग्न के तीनों के आधार पर ही देखिए, और तीनों का सम्मिश्रण मिलाकर के ही आप इस गोचर प्रभाव को समझने का प्रयत्न करिए। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में पहली राशि अर्थात मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों के लिए राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन क्या फल को लेकर के आ रहा है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि मेष राशि वालों को अभी वर्तमान समय में साढ़े साती की प्रथम ढैया चल रही है, और इस साढ़े साती के वक्त के दौरान जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर हुआ था वो आपके लिए एक वरदान के स्वरूप था। इसके साथ ही साथ अब अगर हम राहु और केतु के विषय में चर्चा करते हैं तो राहु का गोचर भी आपके लिए किसी तरह के वरदान से कम नहीं होने वाला है। अभी तक मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों के लिए राहु 12वें भाव में संचरण कर रहे थे, साथ ही साथ केतु षष्ठ स्थान में संचरण कर रहे थे। इसके चलते कहीं ना कहीं आपको मानसिक अशांति, चित्त की अशांति, बेचैनी, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद में परेशानी का होना, रूटीन का फिक्स्ड ना हो पाना, चीज़ों का टाला मटोली करना, प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार आप पिछले कुछ समय से हो रहे होंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपको देखने में मिल रही होंगी। इसके साथ ही साथ में षष्ठस्थ केतु भी थे तो ये भ्रामक रोग की स्थिति आपके लिए उत्पन्न करके चल रहे थे। परंतु अब राहु और केतु का राशि परिवर्तन आपके लिए किसी भी तरह के वरदान से कम नहीं होने वाला है। राहु राशि परिवर्तन करके आपके 12वें भाव से निकल करके 11वें भाव में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। ज्योतिष शास्त्र में एकादश स्थान के राहु को कारक माना गया है और ये जातक के लिए धन धान्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा माना जाता है। एकादश स्थान में आपके लिए राहु की उपस्थिति ओवरऑल हर मायने में बहुत अच्छी मानी जाएगी। 11वें भाव में जब राहु संचरण करेंगे तो आपके सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ा देंगे। कहीं ना कहीं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपको आने वाले 1.5 वर्ष में देखने में मिलने वाले हैं। इसके साथ ही साथ में राहु का एकादश स्थान में होना आपके कॉन्टेक्ट्स को भी बढ़ा देगा, जिसके चलते आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो कॉन्टेक्ट्स आपके नए बन रहे हैं उन कॉन्टेक्ट्स के माध्यम से भी आपको लाभ देखने में मिल रहा है। इसके साथ ही साथ मित्रों का सहयोग और मित्रों के समर्थन से भी आपको आने वाले समय में ग्रोथ देखने में मिलने वाली है। सोशल मीडिया की फील्ड से जुड़े हुए थे, यदि कंटेंट क्रिएशन की फील्ड से जुड़े हुए थे तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एकादश स्थान के राहु आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम देने वाले हैं, और वो इनकम के जो सोर्सेज हैं वो जरूरी नहीं है कि केवल और केवल सद्कार्य से हो, गलत कार्य से भी राहु कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति आपको कराते हैं। तो एकादश स्थान में राहु होने के चलते आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ही धन अर्जन करना है, नहीं तो कहीं ना कहीं बेइज्जती और बदनामी का सामना आपको आने वाले समय में करना पड़ सकता है। एकादश भावस्थ राहु की दृष्टि जन्म कुंडली के तीसरे भाव पर होने के चलते कहीं ना
कहीं बड़े भाई और छोटे भाई दोनों के ही साथ में कुछ हद तक रिलेशंस में परेशानियां उत्पन्न होंगी, परंतु इसके बाद भी आपको आपके कॉन्टेक्ट्स का, आपको आपके सोशल सर्कल का, आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल का फायदा देखने में मिलेगा। कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में आपको सफलताएं देखने में मिलेंगी। देवगुरु बृहस्पति के केस में क्या था कि जहां भी उनकी दृष्टि पड़ रही थी वहां से अमृत उत्पन्न हो रहा था, परंतु राहु की दृष्टि में चीज नहीं है। राहु की दृष्टि जहां पर पड़ेगी वहां परेशानी उत्पन्न होगी। साथ ही साथ गुरु पर राहु की दृष्टि पड़ने के चलते कुछ हद तक यदि आपके द्वारा गलत कृत्य किए जाते हैं धन को कमाने के लिए, जो कि मैंने आपको मना किया, तो मान सम्मान की हानि भी देखने में मिल सकती है। पंचम भाव पर राहु की दृष्टि होने के चलते संतान पक्ष को लेकर के कुछ हद तक परेशानी हो सकती है, संतान को लेकर के चिंता हो सकती है और संतान को लेकर के मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि जैसा कि मैंने गोचर कुंडली के आधार पर गुरु के परिवर्तन के अकॉर्डिंग आपको बताया था कि आप IVF इत्यादि के लिए आगे बढ़ सकते हैं, तो ये प्रथम गर्भ को कुछ हद तक खराब आपके राहु कर सकते हैं, तो डॉक्टरी देखरेख प्रेगनेंसी के मामले में आपको रखनी होगी। इसके साथ ही साथ पंचम भाव पर राहु की दृष्टि का पड़ना और पंचम भावस्थ केतु होने के चलते लव एंड रिलेशनशिप में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो आपको लव एंड रिलेशनशिप में भी अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और पार्टनर की भावनाओं को भी समझने का प्रयत्न करना चाहिए। रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से राहु का गोचर 11वें भाव में कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ में पंचम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ेगी तो ये आपकी जुगाड़ू वृत्ति को जागृत कर देगी। जुगाड़ू वृत्ति का मतलब होता है कि शॉर्टकट से किसी काम को बनाना, और ये आपके लिए आकस्मिक धन लाभ के रूप से भी अच्छा माना जाएगा। साथ ही साथ राहु की 9वीं दृष्टि जन्म कुंडली के 7वें भाव पर होने के चलते दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि गुरु की दृष्टि 7वें स्थान पर पड़ेगी, जो कि इस चीज को बहुत हद तक आपके लिए बैलेंस कर रही है, तो 7th हाउस से संबंधित आपको कोई बहुत ज्यादा चिंता तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद भी यदि जीवन साथी के स्वास्थ्य में आपको परेशानी रहती है तो आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत होगी। विदेश यात्रा यदि आपकी लंबे समय से नहीं हो पा रही थी तो विदेश यात्रा होती हुई दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में यदि आपका कोई बिजनेस है तो पार्टनर के साथ में कुछ हद तक मतभेद हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट बिजनेस यदि आप करते हैं तो आपके बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आने वाले समय में आपको देखने में मिलने वाली है। बिजनेस का एक्सपेंशन होता हुआ आपके लिए आने वाले समय में दिख रहा है, और जो आपका सोशल सर्कल है उनकी हेल्प से भी आपका बिजनेस ग्रो करे, इस बात की पॉसिबिलिटीज़ आपकी गोचर कुंडली प्रदर्शित कर रही है। सोशल मीडिया या कंटेंट क्रिएशन के माध्यम से यदि आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे थे तो आने वाला 1.5 वर्ष अब आपके लिए ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप भी इस बात को लेकर के चिंतित थे कि धन आप कमा तो रहे हैं परंतु आपका धन संचित नहीं हो रहा, तो अब धन संचित होता हुआ भी आपके लिए कुछ हद तक दिख रहा है। वैसे तो लाभेश 12वें स्थान में, परंतु एकादश का राहु आपको धन संचयन करने में भी कुछ हद तक मदद कर सकता है यदि वो धन सद्कार्यों से आ रहा हो तो। बाकी लंबे समय से यदि आप विदेश जाना चाह रहे थे और आपका विदेश का कार्य नहीं हो पा रहा था, अपने बिजनेस को विदेश से जोड़ करके करना चाह रहे थे, अपने व्यापार को विदेश में एक्सपेंड करना चाह रहे थे, तो आने वाले समय में ये स्थितियां आपके लिए निर्मित होती हुई दिखाई दे रही हैं। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से गोचर कुछ हद तक कंफ्यूजन्स को लेकर के आएगा, क्योंकि केतु की उपस्थिति पंचम भाव में है। पंचम भावस्थ केतु कहीं ना कहीं पंचम भाव से संबंधित चीजें जैसा कि संतान या फिर प्रेम संबंध, इनसे आपको डिटैच कराएगा। यहाँ पर डिटैचमेंट की भावना आपके मन में उत्पन्न हो सकती है, उनसे एक अलगाव या कटाव आप महसूस आने वाले 1.5 वर्ष में कर सकते हैं। पंचम भावगत केतु होने के चलते पेट से संबंधित परेशानियां, पेट जन्य रोग आपको देखने में मिल सकते हैं। इसके साथ ही साथ लव एंड रिलेशनशिप का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। पंचम भावस्थ केतु आपको तंत्र मंत्र ज्योतिष और आध्यात्म के क्षेत्र में जाने के लिए बाध्य करेंगे, या कहीं ना कहीं आपका मन इन क्षेत्रों में जाने के लिए हो सकता है या इन क्षेत्रों की पढ़ाई करने का हो सकता है। रिसर्च, शोध और अनुसंधान की फील्ड के विद्यार्थियों के लिए ये गोचर काल अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन में परेशानी साफ प्रदर्शित हो रही है। उपाय के तौर पर मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों के लिए मैं कहूंगा कि गणेश जी की आराधना आपको अत्यधिक करनी चाहिए। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, और यदि आप स्त्री हैं तो गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य 1 माला जाप करिए। और गणेश जी के मंदिर में जाकर के बुधवार के बुधवार यदि आप दर्शन करते हैं तो ये उपाय करना आपके लिए इस गोचर काल में काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में दूसरी राशि अर्थात वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन प्रभाव क्या फल को लेकर के आ रहा है। वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर आपके लिए 10th हाउस में होने जा रहा है और केतु का गोचर आपके लिए 4th हाउस में होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में दशमस्थ राहु को अति विशिष्ट कारक माना जाता है और ये जातक को कार्य क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी उपलब्धियां, काफी अच्छी बुलंदियां देने वाले होते हैं। यदि बहुत लंबे समय से आपके पास में धनार्जन तो हो रहा था, परंतु आप नाम कमाना चाह रहे थे, प्रसिद्धि पाना चाह रहे थे,
आप अपने किए गए कार्य को रिकॉग्नाइज कराना चाह रहे थे, आपको आपके किए गए कार्यों का यदि क्रेडिट नहीं मिल रहा था, तो अब आने वाला 1.5 वर्ष आपके लिए है। 18 मई के बाद में आप देखेंगे कि आने वाला समय जो है वो आपको प्रसिद्धि दिला रहा है। कहीं न कहीं सोशल मीडिया की फील्ड से यदि आप जुड़े हुए थे, कंटेंट क्रिएशन की फील्ड से जुड़े हुए थे, तो आपके जीवन में बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। स्पेशली राहु यानी कि भ्रम यानी कि मायाजाल की फील्ड से जुड़े हुए हैं। अब राहु के मल्टीपल फील्ड्स आज के इस कलयुग में होते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया से संबंधित किसी भी तरह का आपका फील्ड हो, क्योंकि वहाँ पर आपकी छाया, आपकी शैडो ही तो लोगों तक पहुँच रही है ना। कंटेंट क्रिएशन का यदि आप काम करते हैं, तो आपके लिए राहु का गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। राजनीति से यदि आप जुड़े हुए हैं, तो राहु का गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप ऑलरेडी राजनीति में हैं, तो राजनीति में आपको किस तरह का पद मिल जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज़ प्रबल रूप से आपकी गोचर कुंडली प्रदर्शित कर रही है। इसके साथ ही साथ यदि आप राजनीति में एंटर करना चाह रहे थे, तो राजनीति में एंटर करने के लिए आने वाला 1.5 वर्ष अब आपके लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ में जो लोग ऑलरेडी राजनीति में बड़े पद पर हैं, उनके लिए भी ये समय आने वाला काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगा और आपको राजनीति के माध्यम से अपने जीवन को ग्रो करने के नए मौके देखने में मिलने वाले हैं। आपके करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है और बॉस के साथ में भी आपके रिलेशंस कुछ हद तक फ्लक्चुएट तो करेंगे, परंतु अंततोगत्वा उनके साथ भी आपके रिलेशंस अच्छे होते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। दशम भावस्थ राहु होने के चलते पिता के साथ में कुछ हद तक मतभेद तो हो सकते हैं, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको देने की ज़रूरत होगी और इसके साथ ही साथ में पिता के साथ में संबंधों को मधुर बना करके रखने का प्रयत्न आपको आने वाले 1.5 वर्ष में करना चाहिए। पिता की भावनाओं का सम्मान करना और पिता की बातों को यदि आप मानते हैं, तो वही करना आपके लिए इस समय पर काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगा। जैसा कि मैंने एक लाइन में कहा कि दशम भावस्थ राहु अति विशिष्ट कारक होते हैं और ये आपको चहुँ ओर से सफलताओं को देने आ रहे हैं। स्पेशली प्रसिद्धि पाने के लिए, नाम मान सम्मान पाने के लिए, फेम पाने के लिए गोचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। बस आपके लिए सलाह यही रहेगी कि शॉर्टकट तरीकों से या कुछ अनर्गल हरकतों को करके फेमस होने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में इन्हीं 1.5 साल के अंदर अंदर आपको बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आपको सद्कार्य को करके कहीं न कहीं डिसिप्लिन में रहते हुए ही आपको अपनी प्रसिद्धि, नाम और सम्मान को बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। दशम भावस्थ राहु की दृष्टि आपके लिए देखा जाए तो जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पर पड़ेगी, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी और जन्म कुंडली के षष्ठ स्थान पर पड़ने जा रही है। द्वितीय भाव पर राहु की दृष्टि के पड़ने के चलते, क्योंकि मैंने गुरु के कारण भी आपको कुछ चीज़ों को सचेत कराया था, आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण लगा करके रखने की ज़रूरत होगी। अपनी वाणी से आपको नियंत्रित चीज़ों को ही बोलना है। यदि द्वितीय भाव पर राहु की दृष्टि हो, तो जातक द्विअर्थी बोलने लगता है कई बार और कई बार लोग आपकी वाणी से आपके शत्रु भी बन जाते हैं, तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण लगा करके रखने की ज़रूरत होगी। कुटुंबीजनों के साथ में संबंध तो अच्छा रहेगा, कुटुंब आपका ग्रोथ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, परंतु कुटुंबीजनों का बहुत ज़्यादा सहयोग मिले या कुटुंबीजनों के साथ में आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हों, ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि राहु की दृष्टि द्वितीय भाव पर और द्वितीय के कारक गुरु पर भी पड़ रही है। वैसे तो ये राहु गुरु की दृष्टि से विदृष्ट होंगे, जो कि आपको आपके करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देंगे और करियर में ग्रोथ होने की वजह से आपका ज़्यादा समय आपके करियर, आपकी वर्क प्लेस पर लगेगा, तो आप कुटुंबीजनों के साथ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। दशमस्थ राहु की 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पर होगी, जहाँ पर केतु भी बैठे हुए हैं, तो चतुर्थस्थ केतु कहीं न कहीं घर में रहने का संघर्ष ला सकते हैं, यानी कि व्यस्तता इतनी ज़्यादा हो कि घर में आपको रहने का मौका कम मिले, यात्रा इत्यादि में आप इन्वॉल्व रहें या फिर आप अपनी वर्क प्लेस, अपने करियर में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हो कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान घर पर ना दे सकें। चतुर्थ भावस्थ केतु कहीं न कहीं आपको घर से दूर कर सकता है, मदर से डिटैचमेंट या आपकी माता से दूरी होती हुई दिखाई दे रही है। इसको लेकर के आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। अपनी वर्क प्लेस की व्यस्तता की वजह से परिवार वाले आपके कुछ हद तक पीछे छूट सकते हैं। चतुर्थ भावस्थ केतु होने के चलते और राहु की दृष्टि चूँकि चतुर्थ पर पड़ रही है, इसके चलते कुछ हद तक ग्रह कलह की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। परंतु ग्रह कलह की स्थिति भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि राहु पर गुरु की दृष्टि है और आपका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट घर पर नहीं है, क्योंकि आप व्यस्त बहुत ज़्यादा अपने वर्क प्लेस पर दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से घर वालों के साथ में, परिवार वालों के साथ में समय कम बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। केतु का चतुर्थ स्थान में होना कुछ हद तक मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी और ओवर थिंकिंग की स्थिति आपके लिए निर्मित कर सकता है, जिसका आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। राहु की 9वीं दृष्टि जन्म कुंडली के षष्ठ स्थान पर होने के चलते ये आपके लिए अच्छा होगा। मामा पक्ष को ज़रूर आपके कष्ट हो सकता है, मौसी पक्ष को ज़रूर आपके कुछ हद तक कष्ट हो सकता है, परंतु इसके बाद भी ये आपके लिए शत्रुहंता योग का निर्माण करेगा और जो भी आपके शत्रु हैं वो आपके सम्मुख नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं ऋण से मुक्त होने के लिए भी समय आपके लिए अच्छा होने वाला है और धन धान्य के पॉइंट ऑफ व्यू से दशमस्थ राहु आपको काफ़ी अच्छा धन भी प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दशम भावस्थ राहु धन की स्थिति तो अच्छी बनाते हैं, बड़ी मात्रा में आपको धन की प्राप्ति होती है, परंतु कहीं न कहीं जो धन की ग्रोथ होती है वो स्लो होती है, तो स्लो ग्रोथ होगी। वैसे भी राहु स्थिर राशि में आने वाले हैं, तो धन की ग्रोथ जो होगी वो स्लो होगी, परंतु बहुत अच्छी धन की ग्रोथ आपको आने वाले 1.5 वर्ष में देखने में मिलने वाली है।
चतुर्थ भावस्थ केतु होने के चलते आपका मन जो है वो पूजा पाठ, धर्म और आध्यात्म में भी आने वाले 1.5 वर्ष में लगता हुआ दिखाई दे रहा है और धार्मिक यात्राएं भी आपकी होती हुई दिखाई दे रही हैं। केतु की दृष्टि अष्टम और द्वादश स्थान पर होने के चलते यदि आप मेडिटेशन, प्राणायाम इत्यादि से जुड़ते हैं, आध्यात्मिक कृत्यों से जुड़ते हैं, मंत्र जाप, साधना इत्यादि से जुड़ते हैं, ज्योतिष या ऑकल्ट साइंस इत्यादि से जुड़ते हैं या किसी तरह की रिसर्च से जुड़ते हैं, तो ये समय आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। और 12वें भाव पर केतु की दृष्टि पड़ने के चलते धार्मिक यात्रा और धार्मिक कृत्यों पर यदि आपका व्यय होता है तो यह आपके मोक्ष के द्वार के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। इससे ज्यादा मोक्ष के विषय में मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। साथ ही साथ उपाय के तौर पर वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि के जातकों के लिए कोई स्पेशल उपाय करने की तो ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी बुधवार के बुधवार मछलियों को कोई यदि आप कुछ खाने को देते हैं और बुधवार के बुधवार गणेश जी के मंदिर में जाकर के यदि आप दर्शन बस कर लेते हैं तो ये उपाय करना आपके लिए राहु और केतु के गोचर काल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष लग्न एवं मेष राशि, साथ ही साथ वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन प्रभाव का हाल। आशा करता हूँ कि मेष लग्न एवं मेष राशि और वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।